हेलो, वेलकम टू एवरीवन ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ लेटिस एकेडमी। तो आज हमने क्या किया, ये एक नया चैनल बना दिया है लेटिस एकेडमी। ये चैनल क्या रहेगा कि ये कंप्लीट नीट, जेई और आईआईटी और बोर्ड के लिए डेडिकेटेड रहेगा, कंप्लीटली डेडिकेट रहेगा। पिछले वाले चैनल में जो डायपोल क्लास विजयनगर चैनल था, उस चैनल में क्या है, कुछ चीज़ें हम थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं, तो वो क्या है बीएससी एमएससी नेट गेट वालों के लिए हो जाता है। हालांकि उसमें भी कुछ चीज़ें जेई और नीट और बोर्ड की रहती हैं। बाकी मैक्सिमम जो ये चैनल रहेगा ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड रहेगा, किसके लिए, नीट के लिए, जेई के लिए और बोर्ड से एग्ज़ाम के लिए, ये इनके लिए कम्प्लीटली डेडिकेटेड रहेगा। तो आज मैं क्या करूँगा, इस चैनल पे एक नया अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। उस अनाउंसमेंट के बारे में डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा कि जो ये लेटिस एकेडमी चैनल है, इस चैनल पे अब हम क्या करेंगे, एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। जो नई सीरीज स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक चैप्टर वाइज एक कंसेप्ट्स जो हैं उनको अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगे। एक चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे और चैप्टर वाइज में भी क्या करेंगे, टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे चीज़ों को। और उन टॉपिक में भी क्या करेंगे, फिर जैसे चैप्टर वाइज टॉपिक को डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ हम क्या करेंगे, उनके जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, जिनके आने का फुल चांस है, हम उनको डिस्कस करेंगे। चैप्टर सपोज पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर जो है सपोज पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। अब इस पीरियोडिक टेबल चैप्टर में जैसे सपोज कोई भी टॉपिक चलेगा, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया या कोई सा भी टॉपिक हो गया, किसी भी चैप्टर पे हम क्या करेंगे, उन्हीं टॉपिक को उठाएंगे जो सबसे मोस्ट प्रोबेबल रहेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि नीट के, जेई के, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। हम उन टॉपिक को पिक करेंगे यहाँ से चैप्टर से। उन छोटे से टॉपिक को बिल्कुल क्या करेंगे, बिल्कुल इजी समराइज करने की कोशिश करेंगे, बहुत इजी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी साथ में डिस्कस करेंगे। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या रहेगा, आज तक जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, जिनके आने के और आगे चांस है, उनके भी डिस्कस करेंगे। और जैसे उसमें हम नीट के प्रीवियस ईयर लेंगे, जेई के लेंगे, इसमें मेंस प्लस एडवांस दोनों आएंगे। और कुछ क्या करेंगे, कुछ बोर्ड्स के एग्जाम भी लेंगे। जैसे बोर्ड्स में क्या होगा, बोर्ड्स में जैसे सीबीएसई बोर्ड, ऑल टाइप्स बोर्ड्स जितने भी हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको अच्छे से एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करेंगे। जैसे उसमें जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया, आरबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, जितने भी स्टेट बोर्ड है, सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और हम क्या करेंगे, देखो बोर्ड के साथ साथ हम क्या करेंगे, अब एक और नई अनाउंसमेंट जो है वो है कि एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी के बारे में क्या है कि एनसीईआरटी जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसके लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो है ही सही। बोर्ड्स के साथ साथ नीट और जेई, आपको पता होगा अब पेपर एनटीए बनाता है नीट का, इनका तो खैर आईआईटी बनाता है। बाकी दोनों के सारों के जितने भी एग्जाम्स है, ये नीट के, जेई के, बोर्ड्स के, इन सब के लिए एनसीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी, क्योंकि इनका सबका पेपर क्या होता है, एनसीईआरटी के इर्द गिर्द घूमता है। जिसने एनसीईआरटी को अच्छे से समझ लिया, उसके लिए समझ लो बहुत ईजी है बाकी सारे एग्जाम निकालना। तो एनसीईआरटी के इर्द गिर्द सारे एग्जाम घूमते हैं और उनके जितने भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं वो एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही बनाता है, क्योंकि इनका लेवल बस इतना ही रहता है, थोड़ा सा हाई भी जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम देखो एक नई सीरीज, जैसे हम क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक जेडीली बुक है, उसको भी हम क्या करेंगे, हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, उसके भी और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन करेंगे। ये जेडीली बुक बिल्कुल सीरीज चलेगी, इसकी भी, जेडीली बुक की भी। तो जेडीली बुक के भी प्रत्येक चैप्टर जितने भी है, बहुत अच्छी बुक्स है जेडीली, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं जेई में, नीट में। और बोर्ड्स के लिए, इनके लिए तो खैर एनसीईआरटी भी है और ये बुक भी अच्छी है। जो बच्चा क्या करता है, जैसे कोई बच्चा क्या होता है, जैसे कहीं गांव में रहता है या कहीं भी छोटे मोटे कस्बों में रहता है, वहाँ उनका क्या रहता है, जैसे 11th खराब हो जाती है तो वो 12th भी ऐसे खराब कर देता है। तो 11th और 12th दोनों को कंबाइन करने के लिए क्या किया, ये एक सेपरेट कोर्स चलाया हमने, जिसमें हम 11th के और 12th के दोनों चैप्टर्स को क्या करेंगे, एक एक चैप्टर को टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। जिनका 11th खराब रह गया, जिनका 11th अच्छा नहीं हो पाया या 12th अच्छा नहीं हो पाया, अब उनको भी डरने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी ये कोर्स बहुत फायदेमंद होगा। और बहुत अच्छे कंसेप्ट और जिनसे मोस्ट डिमांडिंग, जिनसे अच्छे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते हैं, हम उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पे पिक करेंगे और उन्हीं के क्वेश्चंस के बारे में करेंगे हम। देखो तो जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की क्या करेंगे, एक एनसीईआरटी के भी प्रत्येक चैप्टर को, एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर्स हैं, उन एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक है, उन सारे चैप्टर्स के टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे और उनको अच्छे से समझाएंगे और इजीली समराइज करेंगे बहुत जल्दी, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो
और उनसे प्रोबेबल जो जितने भी प्रीवियस ईयर इन उन टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, चैप्टर वाइज तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ टॉपिक वाइज भी, और उसके टॉपिक वाइज ही क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन करेंगे। जैसे सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट आएगा, जैसे पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ा, उसमें सपोज कि हमने जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टॉपिक आ गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ इसी से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन भी करेंगे। फिर जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, सारों का एक कंबाइंड टॉपिक लेके सारों का क्या करेंगे, सबका एक मिक्सर से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो एनसीईआरटी की एक एक लाइन के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ क्या करेंगे, एनसीईआरटी की एक बहुत अच्छी बुक्स आती है जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नाम से जानते हैं। तो इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि नीट के लिए, जेई के लिए और बोर्ड के लिए, इन सब के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक को भी हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, और इसके ए टू जेड क्वेश्चन के, जिसमें जितने सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, एमएसक्यू है, एमसीक्यू है, सारे के सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे यहाँ पे, वो भी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, ठीक है। और इसकी एनसीईआरटी को क्या करेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। लाइन टू लाइन पढ़ने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आके बुक को पढ़ूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, बट क्या करूंगा, जैसे एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से समझाऊंगा। अभी इसका एग्जांपल अभी बताऊंगा मैं, कैसे एनसीईआरटी में लाइन लिखी रहती है और वो कहना क्या चाह रहा होता है एनसीईआरटी में, और हम उसका समझ क्या जाते हैं, या फिर हम कई बार उसको इग्नोर कर देते हैं। और क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कर देता है, उसकी एनसीईआरटी की जो लाइन है उसका डेप्थ में जाकर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैं ये बताऊंगा अभी कि किस तरह से एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बनते हैं, और किस तरह से हमें एनसीईआरटी की लाइन को अच्छे से उसकी गहराई तक जाना है। तो नीट और जेई के लिए हम क्या करेंगे, जैसे नीट, जेई और बोर्ड सारों के लिए ये कॉमन सीरीज चलेगी, तो उसमें हम एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अब स्टार्ट करें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स जैसे कोऑर्डिनेशन, पीरियोडिक, वैसे मैं स्टार्ट से ही करूँगा, तो स्टार्ट में क्या करूँगा, पीरियोडिक टेबल से ही स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से चलेंगे, अब बिल्कुल जीरो से चलेंगे बेसिक से, तो पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करेंगे। तो इन और जेडीली बुक है उसका पीरियोडिक टेबल से, फिर इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ऐसे चैप्टर बढ़ाते चलेंगे। फिर जैसे इनऑर्गेनिक की सीरीज कंप्लीट होगी फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएंगे, उसमें भी एक बहुत अच्छी बुक रेफरेंस कर लेंगे, जैसे एम.एस. चौहान सर हो गया, और एक के.एस. वर्मा हो गया, फिजिकल के लिए भी के.एस. वर्मा हो गया। के.एस. वर्मा जनरली तीनों के लिए होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, लेकिन क्या होता है कि ज़्यादातर उसको फिजिकल के लिए सोल्व करें। वैसे इन सारे एग्जाम्स के लिए कोई बुक्स भी नहीं पढ़ो तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इतना अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, उनके जो मॉड्यूल्स हैं, सीट्स हैं या फिर असाइनमेंट्स हैं, उनके क्वेश्चंस को हम बिल्कुल इतना अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि इनकी बुक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट फिर भी हम एक क्या करेंगे, लेवल को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कुछ बुक्स का भी सहारा लेंगे। तो क्या करेंगे, तो इसमें हम नीट और जेई के लिए एक जेडीली बुक पढ़ेंगे, उसका भी जेडीली बुक को भी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझेंगे, और उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबल्स क्वेश्चन है जिनके आने की चांस है फुल, उन क्वेश्चंस को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। और ध्यान रखना जो बोर्ड्स एग्जाम्स है इनमें क्या करेंगे, हम 11th और 12th को भी सब्जेक्टिव वाइज भी पढ़ेंगे। बस ये जिन बच्चों का 12th बच्चे, जो 11th 12th क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए क्या करेंगे, हम सब्जेक्टिव तो उनको पढ़ाएंगे, से सब्जेक्टिव भी एक सीरीज चलाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तब हम उसमें क्या करेंगे, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सोल्व कराएंगे, उनके रीजन को अच्छे से समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अभी डिस्कस करता हूँ कि जैसे एनसीईआरटी में क्या किया, जैसे एनसीईआरटी में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनसीईआरटी का शायद 7th या 9th नंबर का चैप्टर है 12th केमिस्ट्री का। तो उसमें क्या किया, जैसे एनसीईआरटी में जैसे उसमें पहली ही लाइन में लिखा है, एनसीईआरटी की पहली लाइन में लिखा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्री। तो ये किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या किया, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें पहली लाइन लिख दी एनसीईआरटी ने जैसे टॉप में ऊपर लाइन लिखी है 244 पेज नंबर पे, कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है किस तरह से बैकबोन है फॉर मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और केमिकल इंडस्ट्री के लिए। तो अब एनसीईआरटी ने लाइन तो लिख दी, बट इसको केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं है, इसको समझना भी जरूरी है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ये एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं, जैसे सपोज इधर देखो कि जैसे बैकबोन क्यों है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जैसे उसने लाइन तो लिख दी, तो अब इसका मतलब क्या है, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सपोज कि जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। तो जैसे इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है,
तो आगे आप जैसे हायर क्लासेज में जाते हो, आगे एक हायर क्लासेज में जाते हो, जनरली क्या जैसे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो है, जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, इस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में एक पढ़ते हैं हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। एक क्या पढ़ते हैं? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एक पढ़ते हैं। उस कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या करते हैं? हार्डनेस ऑफ वाटर, जो हार्डनेस ऑफ वाटर है उसको डिस्कस करते हैं। उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से, जैसे कैल्शियम Ca+2 और मैग्नीशियम +2 की वजह से जो हार्डनेस ऑफ वाटर आते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसमें कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज होता है, और उसके अलावा जैसे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहाँ पर इसका यूज हो जाता है। और उसके अलावा हायर जैसे केमिकल इंडस्ट्री की बात की इन्होंने, जैसे केमिकल इंडस्ट्री में भी जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री हो गई, इनका रिसर्च फील्ड में इनका भी बहुत ज़्यादा यूज है। इन सब के लिए क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो क्या है? बैकबोन है। तो इस तरह से एनसीईआरटी की लाइंस लिखी रहती है। जैसे एक एग्जांपल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी लेकर चलता हूँ। जैसे एनसीईआरटी में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एनिलीन वाला चैप्टर है उसमें जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें जैसे वहाँ पे लाइन भी लिखी हुई है कि जैसे एनिलीन है, सपोज ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जैसे अब इसके माध्यम से हम जैसे ऐसे ही समझेंगे कि किस तरह से हमको एनसीईआरटी की लाइन को इग्नोर नहीं करना और बिल्कुल अच्छे से उनको ध्यान से देना है। जैसे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है कि जैसे कोई एनिलीन है, ठीक है, जैसे कोई क्या है, जैसे एनिलीन है, ठीक है। अब एनिलीन की क्या किया? एनिलीन की नाइट्रेशन रिएक्शन कराई। एनिलीन की नाइट्रेशन रिएक्शन कराई। नाइट्रेशन का मतलब क्या होगा? जैसे कंसनट्रेट H2SO4 प्लस HNO3, कंसनट्रेट H2SO4 प्लस HNO3 सपोज 288 डिग्री केल्विन पर सब इसकी रिएक्शन कराई एनिलीन के, ठीक है। जैसे इसकी रिएक्शन कराई तो क्या होगा? अब हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले एक जगह पर लिखा हुआ था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जैसे आप स्टार्टिंग करते हो तो वहाँ पर लिखा होता है एरोमेटिक केमिस्ट्री में लिखा होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जितने भी प्लस R वाले हैं, जितने भी प्लस M वाले हैं या फिर प्लस के हाइपर कॉन्जुगेशन वाले हैं, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो अब एनसीईआरटी में ये एग्जांपल आ गया। सपोज मान लो कि ये क्वेश्चन जैसे नीट में या जेईई में उठकर आ गया, जैसे इसी साल ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसको जैसे एनसीईआरटी से अगर ऐसे पढ़े कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे सपोज क्वेश्चन ये आ गया कि कौन सा कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा इस रिएक्शन में, कौन सा कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा, नॉट फॉर्म, ठीक है, इसमें कौन सा कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। जैसे सपोज चार एग्जाम्पल दिया आपको, 4 ऑप्शन दिया। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया कि जो ये एनिलीन है ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, ऑर्थो डायरेक्टिंग बना दिया फर्स्ट वाले में कि ये जो NO2 जुड़ेगा यहाँ से निकल के ये ऑर्थो पे जोड़ दिया, ठीक है। सेकंड में जो NO2 जुड़ेगा वो मान लो सपोज किस पे जोड़ दिया? मेटा पे जोड़ दिया NO2, ठीक है, ये मेटा प्रोडक्ट बना दिया। और थर्ड मान लो कि पैरा प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, ये पैरा प्रोडक्ट बना दिया, ये पैरा प्रोडक्ट बना दिया, ये NO2 पैरा प्रोडक्ट बना दिया। अब जो फोर्थ ऑप्शन है वो सपोज फोर्थ ऑप्शन है, इसने पूछा कि कौन सा फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, 3 और तो मेटा पैरा प्रोडक्ट बना दिया और फोर्थ मान लो नोट, ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अब आप ही बताओ कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो इस रिएक्शन के ड्यूरिंग नहीं बनेगा, बताओ। तो सबसे पहला जैसे हमने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो प्लस R प्लस M और जो प्लस का हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ये क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो इतना तो आपको पता है कि जैसे यहाँ से NO2 प्लस निकलेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे इसकी होगी, ये NO2 प्लस जैसे हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे NO2 प्लस यहाँ से निकलेगा, जैसे NO2 है। अब NO2 मान लो जैसे NO2 ऑर्थो प्रोडक्ट बना, ठीक है, ये ऑर्थो डायरेक्टिंग है, ठीक है, और ये मेटा डायरेक्टिंग है और ये पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। अब ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, मेटा बनेगा कि पैरा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा बनेगा? ऑर्थो और पैरा बनेगा। तो ऑर्थो भी बनेगा, ठीक है, और पैरा भी बनेगा। अब पूछा है कि कौन सा नहीं बनेगा, पूछा है कौन सा नहीं बनेगा। अब तो देखो ऑर्थो बनेगा, पैरा बनेगा। अब क्या करेगा बच्चा कि जैसे कि मेटा नहीं बनेगा, ठीक है, तो इसको टिक कर देगा। बट ऐसा होगा ही नहीं। क्या होगा इसमें? क्या होता है जैसे एनसीईआरटी में तो भले ये लाइन लिख दी, ठीक है, इसको एनसीईआरटी की लाइन को अच्छे से समझना रहता है अपन को, भले इसने लाइन लिख दी, लेकिन क्या होता है इसमें जैसे नाइट्रेशन रिएक्शन होती है एनिलीन की, तो पैरा प्रोडक्ट क्या होता है? ये मेजर बनता है। मेजर कितना होता है? ये कितना बनता है? 51% बनता है। ये कि भाई मेटा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, मेटा प्रोडक्ट भी बनेगा बट वो कम बनेगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा आएगा ना कि कौन सा फॉर्म नहीं होगा, तो आप मेटा प्रोडक्ट को नहीं बोल सकते कि फॉर्म नहीं होगा, फॉर्म तो होगा लेकिन कम होगा थोड़ा, तो ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? नन ऑफ दीज, कि ये सारे के सारे जो है वो क्या होंगे? इस एनिलीन की जो रिएक्शन होगी नाइट्रेशन, इसमें ये सारे के सारे फॉर्म होंगे। तो इस तरह से मैं आपको ये समझा रहा हूं कि एनसीईआरटी की लाइन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एनसीईआरटी की लाइन को तवज्जो आपको देनी पड़ेगी, तभी आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से हो पाएंगे। और एनसीईआरटी की जो A to Z लाइन को जो है, उनको कंसेप्ट को जो है वो बहुत अच्छे से हमें समझना पड़ेगा, तभी जाकर हम एनसीईआरटी की A to Z लाइन को अच्छे से समझेंगे और उनके कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये जो लेटेस्ट एकेडमी नया चैनल है ये कंप्लीटली डेडिकेटेड रहेगा किसके लिए, नीट के लिए, जेई के लिए और बोर्ड्स एग्जाम्स के पर हम क्या करेंगे, अब पूरा कंप्लीटली डेडिकेटेड कोर्स आएगा, कंप्लीटली लेक्चर आएगा, एक सीक्वेंस से आएगा प्रॉपर, जिसमें आपका टॉपिक आएंगे, प्रत्येक चैप्टर वाइज टॉपिक आएगा और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ेंगे। और साथ साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसकी एग्जाम्पलर, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। और कोई भी एनसीईआरटी की लाइन को हम क्या करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, एक एक लाइन को यहाँ पर अच्छे से समझेंगे कि क्या कर रही है और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह से हम एनसीईआरटी की लाइन को और इन सबको अच्छे से समझेंगे।